नमस्कार। आज हम देखेंगे कक्षा 10 हिंदी मीडियम की जो हिंदी की पाठ्य पुस्तक है क्षितिज भाग 2। तो वहाँ से आज हम दूसरा पाठ देखेंगे जो लिखा है नागार्जुन ने, और उन्होंने इसमें 2 काव्य लिखे हैं, यह दंतुरित मुस्कान और फसल, जिसका हम आज अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम नागार्जुन का जो परिचय है वह देखते हैं। नागार्जुन का जन्म बिहार के दरभंगा जिले के सतलखा गांव में सन 1911 में हुआ। उनका मूल नाम वेदनाथ मिश्र था। आरंभिक शिक्षा संस्कृत पाठशाला में हुई, फिर अध्ययन के लिए बनारस और कलकत्ता यानी कोलकाता गए। 1936 में वे श्रीलंका गए और वहीं बौद्ध धर्म में दीक्षित हुए। 2 साल प्रवास के बाद 1938 में स्वदेश लौट आए। घुमक्कड़ी और अक्कड़ स्वभाव के धनी नागार्जुन ने अनेक बार संपूर्ण भारत की यात्रा की। सन 1998 में उनका देहांत हो गया। नागार्जुन की प्रमुख काव्य कृतियाँ हैं युगधारा, सतरंगे पंखों वाली, हजार हजार बाहों वाली, तुमने कहा था, पुरानी जूतियों का कोरस, आखिर ऐसा क्या कह दिया मैंने, मैं मिलिट्री का बूढ़ा घोड़ा। तो ये सब उनकी क्या है, काव्य कृतियाँ है। नागार्जुन ने कविता के साथ साथ उपन्यास और अन्य गद्य विधाओं में भी लेखन किया है। उनका संपूर्ण कृतित्व नागार्जुन रचनावली के 7 खंडों में प्रकाशित है। साहित्यिक योगदान के लिए उन्हें अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें प्रमुख है हिंदी अकादमी दिल्ली का शिखर सम्मान, उत्तर प्रदेश का भारत भारती पुरस्कार एवं बिहार का राजेंद्र प्रसाद पुरस्कार। मैथिली भाषा में कविता के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस तरह से उनकी ये काव्य रचनाएँ हैं और उन्होंने साहित्य के लेखन के लिए इस तरह से पुरस्कार भी मिले थे। राजनीतिक सक्रियता के कारण उन्हें अनेक बार जेल भी जाना पड़ा था। हिंदी और मैथिली में समान रूप से लेखन करने वाले नागार्जुन ने बांग्ला और संस्कृत में भी कविताएं लिखी थी। मातृभाषा मैथिली में वे यात्री नाम से प्रतिष्ठित है। तो इनकी मातृभाषा कौन सी है, मैथिली है, और उसमें वह यात्री के नाम से प्रसिद्ध है। लोक जीवन में गहरा सरोकार रखने वाले नागार्जुन भ्रष्टाचार, राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतन स्थितियों के प्रति अपने साहित्य में विशेष सजग रहे और वे व्यंग्य में माहिर है। तो यहाँ पर उनका वो ज़्यादा किससे गहरा सरोकार रखते हैं, लोक जीवन से। तो उन्होंने भ्रष्टाचार और राजनीतिक स्वार्थ और समाज की पतनशील स्थितियों के प्रति भी अपने साहित्य में वो विशेष सजग रहे हैं और वो व्यंग्य करने में भी माहिर है। इसलिए उन्हें आधुनिक कबीर भी कहा जाता है। छायावादोत्तर दौर के वे ऐसे अकेले कवि हैं जिनकी कविता में गांव की चौपालों और साहित्यिक दुनिया में समान रूप से लोकप्रिय रही। वे वास्तविक अर्थों में जन कवि है कि वो वास्तविक में कैसे कवि है, जन कवि, यानी कि लोगों से वो ज़्यादा निकट का संबंध रखने वाले हैं। सामाजिक बोध से गहराई से जुड़े नागार्जुन की आंदोलन धर्मी कविताओं को व्यापक लोकप्रियता मिली। नागार्जुन ने छंदों में काव्य रचना की और मुक्त छंद में भी उन्होंने रचनाएं की है। तो यहाँ पर हमने उनका जो परिचय था वो देखा, और अब हम काव्य का जो पाठ प्रवेश है वो देखते हैं। यह दंतुरित मुस्कान कविता में छोटे बच्चे की मनोहारी मुस्कान देखकर कवि के मन में जो भाव उमड़ते हैं उन्हें कविता में अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया गया है। कवि का मानना है कि इस सुंदरता में ही जीवन का संदेश है। इस सुंदरता की व्याप्ति ऐसी है कि कठोर से कठोर मन भी पिघल जाए। इस दंतुरित मुस्कान की मोहकता तब और बढ़ जाती है जब उसके साथ नजरों का बागपन जुड़ जाता है। तो यहाँ पर यह दंतुरित मुस्कान काव्य में उन्होंने एक छोटे बच्चे की मुस्कान को देखकर उनके मन में जो भाव उमड़ते हैं उसके बारे में उन्होंने अनेक बिंबों के माध्यम से प्रकट किया है। तो आगे हम काव्य समझेंगे।
यहाँ पर जो यह दंतुरित मुस्कान काव्य है, तो यहाँ पर कवि ने बताया है कि दंतुरित मुस्कान यानी कैसी मुस्कान, कि कैसी मुस्कान है, दांतों वाली मुस्कान। यहाँ एक छोटे बच्चे का जिक्र किया है जो 6 से 8 महीने का होगा। लेखक लंबे समय से बाहर था और जब अब वह घर लौटा है, अपने बच्चे को 6 से 8 महीने के उम्र का देख रहा है और उसकी मुस्कान जिसमें छोटे छोटे उसके दांत नजर आते हैं, तो उस मुस्कान के बारे में यहाँ वह अपनी अभिव्यक्ति दे रहा है। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान, कि वे क्या कहते हैं कि यह दंतुरित मुस्कान तुम्हारी ऐसी है कि मृतक में भी क्या कर देगी, जान डाल देगी। मृतक यानी जिसमें जान नहीं होती है, ऐसा। कवि अपने छोटे से बच्चे को संबोधित करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे नए छोटे छोटे दांतों वाली ये जो मुस्कान इतनी मनोहारी है कि वह तो मुर्दे में भी क्या कर देगी, जान डालने की क्षमता रखती है, अर्थात वह जीवन का संदेश देती है। धूली दूसर तुम्हारे ये गात, कि कवि क्या कहते हैं कि धूली यानी कि धूल से सने हुए, और तुम्हारे ये गात यानी क्या, शरीर। तो वो कहते हैं कि बच्चा मिट्टी में खेलता है तो उसके शरीर में धूल लग जाती है, तो धूल से सने हुए शरीर को देखकर वह कहता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोपड़ी में खिल रहे जलजात, कि क्या कहते हैं कि जलजात यानी क्या होता है कि जो जल से उत्पन्न हुआ होता है वह कमल का फूल। कवि कहता है कि धूल से सना हुआ तुम्हारा शरीर देखकर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि तुम तालाब छोड़कर मुझ निर्धन की झोपड़ी में खिलने वाले कमल हो। आगे की पंक्ति में वो कहते हैं कि परस पाकर तुम्हारा ही प्राण पिघलकर जल बन गया होगा कठिन पाषाण, कि कवि क्या कहते हैं कि इसका यहाँ पर कहने का यह अर्थ है कि वह तालाब जिसमें अब तक तुम रह रहे थे वह शायद पत्थर का होगा, जो तुम्हारे प्राणों की छुअन को पाकर पिघल गया होगा, जल बन गया होगा। यहाँ कहने का अर्थ है कि पत्थर पानी बन गया है, तो उस छोटे से बच्चे के प्राणों का स्पर्श पाकर कठोर से कठोर जो हृदय है, भावहीन है, उसमें भी भावों का संचार हो सकता है। उस बच्चे की मुस्कान, उस बच्चे का स्पर्श ऐसा है कि भावहीन व्यक्ति के मन में भी भाव जाग उठेंगे, ऐसा कवि कह रहे हैं। आगे देखते हैं। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल तुम मुझे पाए नहीं पहचान, कि यहाँ पर कवि कहते हैं कि देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आँख लू में फेर, कि कवि क्या कहते हैं कि आँख लू में फेर यानी बच्चे की मुस्कान इतनी निश्चल है कि उसको देखकर ऐसा लगता है कि उसके जादू से, उसके छू लेने से बांस या बबूल के पेड़ पे भी क्या हो गया है, शेफालिका के जो फूल होते हैं वो झरने लगते हैं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति भावहीन है, अगर किसी के अंदर कोई भाव नहीं है कोई व्यक्ति के अंदर, तो उसका व्यवहार कैसा होता है, शुष्क होता है, रूखा सूखा होता है। तो वह भी क्या करने लगेगा तुम्हें स्पर्श करके कि वो भी मुस्कुरा उठेगा और प्रसन्न यानी खुश हो जाएगा, खुशी से वो भी उसका मन प्रसन्न कर लेगा। तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष थक गए हो आँख लू में फेर, कि क्या कहते हैं कि अब बच्चा कवि को पहचान नहीं रहा है और अपलक देख ही रहा है। उन्हें कैसे देख रहा है, अनिमेष यानी कैसे, बिना आंखें झपकाए हुए एक नज़र से उन्हें देख रहा है। तो कवि क्या कहते हैं कि
कि तुम तो मुझे पहचान नहीं पा रहे हो, तो अपलक देखते ही जा रहे हो। फिर आगे कहते हैं कि थक गए हो आँख लो में फिर, कि ऐसे अपलक देखते देखते अगर तुम्हारी आँख थक गई है तो मैं दूसरी तरफ देखने लग जाऊं, ऐसा कवि कहते हैं। अगर तुम थक गए हो तो वो कवि क्या कहना चाहते हैं कि मैं दूसरी तरफ अपनी नज़र हटा लेता हूँ, ऐसा कहते हैं। क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार, कि लगातार देखता हुआ बच्चा कवि को ऐसा लगता है कि उसे वह पहचान नहीं पा रहा है, पर उसे उसका अफसोस नहीं है। वे कहते हैं कि तुम अगर मुझे पहली बार में पहचान नहीं पा रहे हो तो कोई बात नहीं, मुझे कोई अफसोस नहीं है उस बात का, बल्कि मैं तो खुश हूँ कि मैं तुमसे मिल पाया। कि कवि क्या कहते हैं, अगर तुम मुझे पहली बार देख रहे हो, नहीं पहचान पा रहे हो तो मुझे उस बात का कोई भी दुख नहीं है, पर मुझे तो सिर्फ इसी बात की खुशी है कि मैं तुमसे मिल पाया हूँ, और उसके लिए तुम और तुम्हारी माँ का मैं आभारी हूँ। कि वह इसके लिए किसको आभारी मानते हैं कवि, उसकी माँ और उसको आभारी मानते हैं। यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान। कि आगे कवि क्या कहते हैं कि अगर तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलवाया न होता तो मैं तुम्हें जान नहीं पाता और ना ही मैं तुम्हें देख सकता। तो तुम्हारी माँ ने मुझे तुमसे मिलवाया है, न होता तो मैं तुम्हें देख ही नहीं पाता और ना ही मैं तुम्हें जान पाता, इसलिए तुम धन्य, माँ भी तुम्हारी धन्य, मैं तुम्हारा भी आभारी हूँ और तुम्हारी माँ का भी धन्यवाद करता हूँ। कि तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान धन्य, तुम माँ भी तुम्हारी धन्य। कि यहाँ पर जो कवि है वो उनकी माँ का भी धन्यवाद मानते हैं और उस बच्चे का भी धन्यवाद मानते हैं। चिर प्रवासी में इतर में अन्य, इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क। देखते तुम इधर कनखी मार और होती जब भी आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। कि कवि क्या कहते हैं कि चिर प्रवासी में अन्य, चिर यानी क्या होता है कि लंबा, हमेशा प्रवासी यानी परदेसी, तो मैं हमेशा बाहर ही रहता हूँ, तो मैं तुम्हारे लिए कोई दूसरा पराया ही हूँ। इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, कि कवि क्या कहते हैं कि मैं तो हमेशा बाहर ही रहता हूँ, तो वे कह रहे हैं कि तुम मुझे जान नहीं पा रहे हो क्योंकि मैं तुम्हारे साथ में नहीं रहता हूँ। तो पहली ही मुलाकात में तो कोई नहीं पहचान पाएगा, तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारे लिए पराया ही हूँ, दूसरा ही हूँ, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मैं घर आया हूँ, परदेसी जैसा लग रहा हूँ। इस अतिथि से तुम मुझे मेहमान समझ रहे होगे, तो अपने घर में कवि आया तो कवि अपने आप को अतिथि कह रहा है, जो थोड़ा यहाँ पर हमें कैसा लगेगा कि वो थोड़ा विरोधाभास जैसा लगेगा, लेकिन ये बच्चे के ना पहचान पाने का एक कारण समझाते हुए हमें यहाँ पर कह रहे हैं कि बच्चे को लग रहा है कि यह कवि जो है वह मेहमान है, इसीलिए तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो, ऐसा कवि कह रहे हैं। उंगलियां माँ की कराती रही मधुपर्क, कि मधुपर्क का अर्थ क्या होता है कि पंचामृत, जो 5 चीज़ों से बनता है, शहद, दूध, दही, पानी और देसी घी से बनता है। तो यहाँ इस पंक्ति के 2 अर्थ हो सकते हैं कि कवि यह कह रहा है कि तुम्हारी माँ ने मेरी अनुपस्थिति में बहुत ही प्यार से अपने स्नेह रूपी अमृत का पान कराया होगा और तुम्हें बड़ा किया होगा, वह तुम्हारा पालन पोषण कर रही होगी। कि देखते तुम इधर कनखी मार, कि कैसे
कनखे मार यानी तिरछी निगाहों से देखना। और होती जबकि आंखें चार कि वह कैसे देखता है कवि को, जो बच्चा है वह कनखी मार यानी तिरछी नज़रों से देख लेता है। और छविमान उन्हें तब उसकी जो छवि है वो कैसे, उसका जो चेहरा है वो कैसा लगता है कवि को, छविमान का अर्थ होता है सुंदर। कवि कहते हैं और जब तुम्हारी तिरछी निगाहों से मुझे देखते हो और आंखें मिलती है, आंखें चार होना यानी कि एक दूसरे को देखना, तो तुम मुझे देखते हो और फिर मुस्कुरा देते हो कि तुम मुझे कनखियों से देखते हो और फिर क्या करते हो, मुस्कुरा देते हो। तो तुम्हारी ये दांतों वाली जो ये मुस्कान है वो मुझे बहुत ही कैसी लगती है, सुंदर लगती है। और बच्चों की यह मुस्कान बहुत ही निश्चल होती है, क्योंकि उनके भीतर जो किसी भी तरह का छल कपट नहीं होता है, तो ऐसी उनकी जो मुस्कान होती है वह बहुत ही सुंदर और हमारे मन को भरने वाली होती है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने हमें बच्चे के माध्यम से उनके मन के जो भाव है वह बताए हैं। तो आगे का जो दूसरा काव्य है फसल, तो उसका पाठ प्रवेश पहले देखते हैं। कि फसल शब्द सुनते ही खेतों में लहलहाती फसल आंखों के सामने आ जाती है, परंतु फसल है क्या और उसे पैदा करने में किन किन तत्वों का योगदान होता है, इसे बताया है नागार्जुन ने अपनी कविता फसल में। कविता यह भी रेखांकित करती है कि प्रकृति और मनुष्य के सहयोग से ही सृजन संभव है। बोलचाल की भाषा की गति और लय कविता को प्रभावशाली बनाती है। कहना ना होगा कि यह कविता हमें उपभोक्ता संस्कृति के दौर में कृषि संस्कृति के निकट ले जाती है। कि फसल काव्य में कवि ने क्या बताया है कि फसल शब्द सुनते ही हमारे सामने क्या आ जाता है कि खेतों में लहराता हुआ जो पाक है, जो उनकी पैदावार है वो हमारे सामने आ जाती है। तो यहाँ पर कवि ने इसके माध्यम से हमारी प्रकृति और मनुष्य के दोनों के सहयोग से प्रकृति में नया सृजन होता है और इसी के माध्यम से प्रकृति चलती है, उसकी जो बात है वो बताई है। आगे हम फसल काव्य है उसका अभ्यास करते हैं कि कवि क्या कहते हैं। कि एक के नहीं, दो के नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू। कि कवि कहते हैं कि फसल को पैदा करने के लिए एक या दो नहीं बल्कि अनेक नदियों से मिलने वाला पानी अपना जादुई असर दिखाता है। ऐसा है कि कई नदियों के भाप से बादल क्या होता है, बनते हैं और धरती पर बरसते हैं, तो ये पानी ही फसलों को मिलता है और खेतों में फसल उगाता है। तो इसी बात से कह रहे हैं कि एक या दो नदी का पानी नहीं, ढेर सारी नदियों के पानी का जादू होता है, तो उस पानी के कारण ही फसल उगती है। आगे कहते हैं कि एक के नहीं, दो के नहीं, लाख लाख कोटि कोटि हाथों के स्पर्श की क्या है, गरिमा है। कि कवि कहते हैं कि लाखों करोड़ों हाथों ने उसे छुआ है, पाल पोस कर उतना उसको बढ़ाया है। कवि कहते हैं कि फसल को उगाने के लिए एक या दो व्यक्ति की नहीं बल्कि लाखों करोड़ों हाथों के द्वारा इसे छूने की गरिमा मिलती है, और यह लाखों करोड़ों इंसानों के परिश्रम का ही और उनकी मेहनत का ही परिणाम होता है, तब जाकर ये फसल उगती है और मिलती है। एक की नहीं, आगे कवि कहते हैं कि एक की नहीं, दो की नहीं, हजार हजार खेतों की मिट्टी का इसमें गुणधर्म है। अब कवि कहते हैं कि कवि बता रहे हैं कि फसल को उगाने के लिए क्या चाहिए, मिट्टी चाहिए। फसल उगाने के लिए और अच्छी मिट्टी चाहिए। वे कह रहे हैं कि एक या दो नहीं बल्कि हजारों खेतों की जब मिट्टी का गुणधर्म इसमें मिलता है, तो इसमें जो उसको उगाने का गुणधर्म छुपा हुआ होता है। तो यहाँ पर कवि
इसका कहने का मतलब यह है कि एक या दो खेतों की मिट्टी से इसमें इस्तेमाल करके हम फसल को नहीं उगा सकते, पर क्या होता है कि हजारों खेतों की उपजाऊ मिट्टी की जो विशेषता है, उनके गुणधर्म है, वे इसमें छिपे हुए होते हैं। तो इसके द्वारा कवि किसान की मेहनत को दिखा रहे हैं कि किसान कितने सारे किसान इकट्ठे होकर अपने खेतों में मेहनत करते हैं, तब जाके उसमें फसल को वह उगा सकते हैं। किसान की मेहनत को यहाँ पर कवि ने दिखाया है। उनके महत्व को उजागर करना चाहते हैं कि कोई भी देश या समाज फसल के बिना नहीं रह सकता। और फसल कौन उगाता है? किसान उगाता है, खेती भी किसान करता है। तो इसीलिए खेती करने वाले किसान का भी क्या करना है कि उसका भी इतना ही महत्व होना चाहिए जितना हम अन्न को देते हैं। आगे कवि पूछते हैं कि फसल क्या है। कवि कहते हैं कि ये जो फसल है वो क्या है, और तो कुछ नहीं है, वो नदियों के पानी का जादू है। वो कि ये तो फसल क्या है कि ये तो कुछ नहीं बल्कि क्या है, नदियों के पानी का ही एक जादू है। हाथों के स्पर्श की महिमा है। यहाँ पर किसानों के हाथों से उन्होंने जो मेहनत की है, तो उनकी मेहनत का महत्व यहाँ पर बताया है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है कि फसल क्या है कि भूरी काली संदली मिट्टी का यहाँ पर गुणधर्म बताया गया है कि कौन कौन सी जमीन, भूरी काली संदली, इन सभी तरह की मिट्टी का गुणधर्म इसमें समाया हुआ है। किसमें? फसल में। रूपांतर है सूरज की किरणों का कि इसके साथ साथ उन्हें क्या चाहिए कि सूर्य के जो किरणें हैं, कि कहा जाता है कि सूर्य की किरणों से ही फसल अपना जो खुराक होता है वो लेती है। तो सूर्य की किरणों के बिना भी फसल का उगना संभव नहीं है। तो इसका भी यहाँ पर योगदान बताया गया है। सिमटा हुआ संकोच है हवा की थिरकन का कि ये जो हवा चलती है, हवा से जो पेड़ पत्ते हिलते हैं, तो उनकी हवा से वह ऑक्सीजन मिलता है फसल को, तो तब जाके ही वह बढ़ती है। तो इन सभी का मिश्रण कहाँ पर है? इस फसल में है। तो इस तरह से यहाँ पर कवि ने हमें फसल में किस तरह से उगाई जाती है, इसमें किसका महत्व है, तो ये सब बताया है। तो यहाँ पर ये काव्य पूरा होता है और तुम्हें ये काव्य पढ़ना है, समझना है और इसके शब्द के अर्थ समझने हैं, प्रश्न के उत्तर भी लिखने हैं।